Hey guys, good morning. I hope that you all will be very good. You all will be very fine. Today we are going to discuss our lecture number 6, and it is all about parts of speech. And in parts of speech, we are going to discuss the parts of speech number 4, which is a verb. Okay, one thing I'll let you know at this time that before verb, we have finished our first 3 parts of speech with their complete types. Number 1, noun. Number 2, pronoun. And number 3, adjective. Now we are moving forward to parts of speech number 4, and it is all about verb. So, हम verb की definition की बात करते हैं. A word which shows the condition of noun or pronoun. It is called a verb. Means verb एक ऐसा वर्ड होता है किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस में. चूंकि हम जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा उन वर्ड्स की बात करता है जिनकी मदद से हम सेंटेंस बनाते हैं. चूंकि एक सेंटेंस हमारा कंसिस्ट करता है मुख्तलिफ वर्ड्स पे. विद द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वी कैन मेक सेंटेंस. सो फॉर दिस रीजन सेंटेंस के अंदर जो वर्ब है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन जो प्रोनाउन की कंडीशन बयान करता है. नाउन और प्रोनाउन की जो कंडीशन है वो क्वालिफाई करता है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ द वर्ब. वर्ब हैज 5 टाइप्स. वर्ब की जो 5 टाइप्स हैं वो हमारे लिए बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, और उन 5 टाइप्स की मदद से ही हम वर्ब और इसके फंक्शन को मजीद समझेंगे. एंड आई एम श्योर दिस वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज आई बिलीव इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, या जो मैं एक पर्सनल व्हाट आई बिलीव, वो ये है कि इफ यू हैव लर्नड वर्ब you have learned everything. If you have not learned verb, you have not learned anything. Verb ऐसी चीज है इंग्लिश ग्रामर में, बेसिक है, फाउंडेशन है, बुनियाद है. अगर आपने वर्ब सीख लिया है, वर्ब को अंडरस्टैंड कर लिया है, तो आपके लिए बहुत इजी है इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ना. Verb is the key to understand and to learn grammar. Okay, so let's discuss the 5 types of verb. Number 1, state verb, जिसका दूसरा नाम लिंकिंग वर्ब है. नंबर 2, एक्शन वर्ब. नंबर 3, हेल्पिंग वर्ब. नंबर 4, ट्रांजिटिव वर्ब. नंबर 5, इनट्रांजिटिव वर्ब. ये 5 टाइप्स हैं जी वर्ब की. हम इन्हीं को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. व्हाट आर दीज? नंबर 1, स्टेट वर्ब. इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. अ वर्ड which shows the state of noun and pronoun. यानी कि स्टेट वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन प्रोनाउन की स्टेट बयान करता है. अब देखें, स्टेट के 2 मीनिंग है जो यकीनन आप जानते होंगे. स्टेट का एक मीनिंग है रियासत, और स्टेट का जो दूसरा मीनिंग है वो है हालत. अब जाहिर है यहाँ पे हम स्टेट रियासत के मीनिंग की बजाय हम स्टेट हालत के मीनिंग में यूज कर रहे हैं. अब अगर इसकी हम एग्जाम्पल देखें तो हमें ये मजीद ये चीज क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज स्टेट वर्ब. स्टेट वर्ब को वैसे लिंकिंग वर्ब भी कहा जाता है. द स्टेट वेरीज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. अब ये जो स्टेट है ये सिचुएशन के हवाले से चेंज भी होती है. क्योंकि नाउन प्रोनाउन के स्टेट की बात की जा रही है, सो देयर आर ओनली 3 स्टेट वर्ब इन इंग्लिश. इंग्लिश में सिर्फ 3 स्टेट वर्ब हैं, या 3 लिंकिंग वर्ब हैं, और ये 3 हैं इज, एम, आर. अब हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. आई एम अ टीचर. यू आर अ डॉक्टर. ही इज अ बॉय. अब आप देखें, आई एम अ टीचर, आई को टीचर से लिंक कौन कर रहा है? एम. यू आर अ टीचर, आपकी हालत कौन बता रहा है? आर. ही इज अ बॉय, उसकी हालत क्या है? या ही को बॉय से लिंक कौन कर रहा है? इज. तो ये 3 हमारे पास स्ट्रेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब हैं. और ये जरूर जहन में रखिएगा कि आपने ये जो इज, एम, आर है,
इनको स्टेट वर्ब कहने का एक और मकसद ये भी है कि इसमें जो नाउन या प्रोनाउन है वो किसी एक्शन कंडीशन में नहीं होते, कोई काम नहीं कर रहा, ये सिर्फ उनकी एक स्टेट स्टैटिक रुकी हुई साकिन एक ऐसी हालत बताता है कि इस वक्त वो क्या है। तो 3 स्टेट वर्ब है इज़ेमार फर्स्ट। अच्छा, अगर इज़ेमार की सेकंड फॉर्म की बात की जब वो है वाज वर्ब, वो यकीनन हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ये तो आप जानते होंगे। इज़ेमार हम प्रेजेंट में यूज में करते हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड स्टेज हमारी प्रेजेंट और पास्ट टेंस ही है, हम उस पर भी मजीद बात करेंगे। सो इज़ेमार प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं और जो सेकंड फॉर्म इज़ेमार की वाज वर्ब है वो पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं। इज़ेमार की जो थर्ड फॉर्म है वो है बी या बीन। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेट वर्ब। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ वर्ड विच शोज एक्शन और कंडीशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन, यानी कि एक्शन वर्ब एक ऐसा वर्ड है किसी भी सेंटेंस में जो कि नाउन प्रोनाउन की कंडीशन बताता है। एक्शन यानी कि सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ब स्टेट वर्ब का अपोजिट है। स्टेट वर्ब में स्टैटिक कंडीशन साकिन हालत होती है और एक्शन वर्ब में काम वाली हालत होती है कि नाउन प्रोनाउन कोई ना कोई काम कर रहे हैं। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एक्शन वर्ब इन इंग्लिश। इंग्लिश में कई तरह के एक्शन वर्ब हैं। अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस 18,000 and plus. For example, eat, sleep, go, etc. अच्छा, इसमें काफी और भी तो है ना, गो, ड्रिंक, वॉच, रीड, राइट, रन, ये सारे एक्शन वर्ब हैं कि जो काम बता रहे हैं, नाउन प्रोनाउन की कोई ना कोई स्टैटिक कंडीशन बता रहे हैं। अच्छा, अगर हम इनको सेंटेंस में यूज करें तो सेंटेंस में ये जो एक्शन वर्ब है ये हमेशा नाउन प्रोनाउन के फौरन बाद यूज होते हैं और जो इनका जो कॉमन सेंस है वो कुछ इस तरह है, जैसे आई ईट ब्रेकफास्ट, यू एग्जामिन द पेशेंट, शी टीचेस इन द क्लास, अक्सा टॉक्स टू द स्टूडेंट, द बॉय runs very fast। इन सब में हमने नाउन प्रोनाउन के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की है, ये इनका यूज है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 पे है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोट देना चाहूंगा और ये नोट ये है कि नाउन प्रोनाउन के बाद जो हमने स्टेट वर्ब लगाया, ही इज अ डॉक्टर या अली इज अ बॉय, आई एम अ टीचर, लाइक दैट, सो यू आर अ स्टूडेंट, सो इज अ मार, ये जो स्टेट वर्ब जो नाउन प्रोनाउन के बाद आता है और जो एक्शन वर्ब जो नाउन प्रोनाउन के बाद आता है, ये कभी भी इंग्लिश के एक सेंटेंस में इकट्ठे नहीं आ सकते। ये इंग्लिश का रूल है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्ले क्रिकेट, ये रॉन्ग सेंटेंस है। यू आर टीच द स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। ओके, शी इज वॉश द क्लोथ्स, ये भी रॉन्ग है। अब देखें इन सेंटेंसेस में अगर आप नोट करें तो स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब दोनों उसी तरह ही आ रहे हैं जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया है। तो ये दोनों इंग्लिश के रूल के मुताबिक एज अ रूल ऑफ इंग्लिश रॉन्ग है। अब इनको ठीक कैसे किया जाता है? इनको ठीक किया जाता है, इन दोनों का एक कंबाइंड पार्टनर है या हेल्पर भी कह सकते हैं और उसका नाम है आईएनजी। वो हेल्प करता है इन दोनों की एक सेंटेंस में इकट्ठे आने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर टीचिंग द स्टूडेंट, शी इज वॉशिंग द क्लोथ्स, आई एम रनिंग वेरी फास्ट। यानी कि ये जो आईएनजी है ये फौरन एक्शन वर्ब के बाद लगता है, रन इनटू रनिंग, वॉश इनटू वॉशिंग, कम इनटू कमिंग, और उसके बाद इज़ेमार के साथ ये इजीली आ सकता है। इस वजह से आईएनजी को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अब हम वर्ब की टाइप नंबर 3 पढ़ते हैं और ये है हेल्पिंग वर्ब।
ये जो ऑक्सिलरी, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। अच्छा, मेन क्या है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वो मैं आपको बता चुका हूँ, आईएनजी। और इनका फंक्शन क्या है? हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब आर मेनली यूज्ड टू हेल्प द एक्शन एंड स्टेट वर्ब टू कम टुगेदर इन वन सेंटेंस ऑफ इंग्लिश। ये वही चीजें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अच्छा, अब ये तो हो गया आईएनजी। इसके अलावा कुछ और ऑक्सिलरी वर्ब भी हैं, हम उन ऑक्सिलरी वर्ब को देख लेते हैं। हैव, has, had, do, does, did, be, been, is, am, are, will, shall, would, could, may, might, was, were, being, etc. ये सारे क्या हैं? ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की टाइप नंबर 3। अब हम बात करते हैं नंबर 4, ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। विच रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट टू क्लियर द मीनिंग्स ऑफ द सेंटेंस। यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि इंग्लिश के एक सेंटेंस में मौजूद होता है, और इसकी मदद से इसके अंदर जो सेंटेंस होता है उसके अंदर ऑब्जेक्ट लाजमी होता है। अब इसको ज़रा समझ लेते हैं। मैंने शायद पहले आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि हमारे पास एक और अंडरस्टैंडिंग है सेंटेंस के हवाले से, वो है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि काम करने वाला। ये जो नाउन प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं बार बार, ये सारे सब्जेक्ट ही होते हैं जो फिक्रे के शुरू में आते हैं। दूसरे नंबर पे है वर्ब। वर्ब तो कहते हैं काम को, फेल को, एक्शन को, यानी कि गो, ड्रिंक, वॉच, ईट, स्लीप, ओके, ड्राइव। अच्छा, और नंबर 3 पे है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिसके ऊपर काम किया जाए, एनी वर्ड विच रिसीव्स एक्शन। हर वो लफ्ज जो फिक्रे में एक्शन रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एनीथिंग विच रिसीव्स एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। अब ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं SVO। अब यहाँ पे ये नोट करने की जरूरत है कि हर वो सेंटेंस जिसके अंदर ऐसा वर्ब हो जिसको हर वक्त ऑब्जेक्ट की जरूरत हो अपनी बात का मतलब वाजे करने के लिए, अपने आप को क्लियर करने के लिए, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ आई ड्राइव, मैं चलाता हूँ। क्या पता चल रहा है कि मैं क्या चलाता हूँ? कोई आइडिया नहीं है जब तक मैं इसके साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाऊंगा। ऑब्जेक्ट क्या? कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, एरोप्लेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई ड्राइव द कार, आई ड्राइव द बाइक, आई फ्लाई द एरोप्लेन। सो इस तरह हमें सेंटेंस का मतलब क्लियर हो जाता है। यानी कि ये जो ड्राइव है ये ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट कार की या बाइक की जरूरत लाजमी है, इसके बगैर फिक्रे का मतलब क्लियर नहीं है। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। या फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही किल्स, वो कत्ल करता है, वो मारता है। किसको मारता है? नो आइडिया, जब तक वो लगाएगा नहीं। ही किल्स द स्नेक। सो ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है। यहाँ पे एक बात और जरूर जहन में रखिएगा कि ये जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसकी बेसिक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ही है, SVO। एक अच्छे इंग्लिश ग्रामर लर्नर के लिए स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को समझना और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से बनाना बहुत जरूरी है, और हम इसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 5 पे है इनट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। A word which does not require object to clear the meaning of sentence, यानी कि जो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन थी उसी को हमने उल्टा कर लिया और उसी में हमने नॉट लगा दिया। उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत थी और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि फिक्रे का जो मीनिंग है, सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ऑलरेडी क्लियर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज स्लीपिंग, sun is rising in the east, Ali goes to school। अब ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं जो कि इनट्रांजिटिव वर्ब को आपके लिए क्लियर कर रहे हैं कि इनमें कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। सो
यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसको लाजमी आपने जहन नशीन करना है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपको हेल्प आउट करेगा स्टेज नंबर 3 में जब हम पहुंचेंगे इंग्लिश ग्रामर की। और स्टेज नंबर 3 क्या थी? चेंज ऑफ वॉइसेस, यानी कि एक्टिव टू पैसिव वॉइस। सो ये वाला जो पॉइंट है ये आपकी वहाँ पे हेल्प आउट करेगा। और ये पॉइंट ऐसा है कि हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सिर्फ उस सेंटेंस का बनाते हैं कि जो कि ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसमें SVO पूरा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट भी होता है। हम इन ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कभी नहीं बना सकते और ना बना है। ठीक हो गया? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये स्लाइड पे आप देख सकते हैं वेरियस शेप्स ऑफ द वर्ब। अब हम जरा इसको समझते हैं कि वर्ब की शेप्स कितनी हैं। नंबर 1 पे है प्रिंसिपल वर्ब, नंबर 2 पे है रेगुलर वर्ब, नंबर 3 पे है रेगुलर वर्ब, नंबर 4 पे है लिंकिंग वर्ब, नंबर 5 पे है स्टेट वर्ब, नंबर 6 पे है रूट फॉर्म। अब हम जरा इनको थोड़ा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। प्रिंसिपल वर्ब क्या है? ये जो प्रिंसिपल वर्ब है ये आपका जो बेसिक है या जो फर्स्ट फॉर्म है वही आपका प्रिंसिपल वर्ब है। गो, ड्रिंक, वॉच, ईट, स्लीप, ये सारे आपके प्रिंसिपल वर्ब हैं। नंबर 2 पर रेगुलर वर्ब। हम रेगुलर वर्ब को देखते हैं, देखें ये इंग्लिश ग्रामर में दो तरह की टर्म हम यूज करते हैं वर्ब के हवाले से। एक होता है रेगुलर वर्ब, दूसरा होता है इररेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होता है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी आता है। फॉर एग्जांपल वॉच, सेकंड फॉर्म क्या होगी? वॉच्ड, थर्ड फॉर्म वॉच्ड। सो ये है रेगुलर वर्ब जिनके साथ ईडी आ रहा है। फॉर एग्जांपल बेक, बेक्ड, बेक्ड। या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड, ईडी, ये रेगुलर वर्ब है। और इररेगुलर वर्ब क्या है? इररेगुलर वर्ब का जरा आप सेंस देखेंगे, गो, वेंट, गॉन। यानी कि गो अगर ऊपर है तो वेंट के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, गॉन के लिए फिर ऊपर जाना पड़ेगा। इररेगुलर है ना, जिग जैग, टेढ़ा पेढ़ा। ओके, राइट, रोट, रिटन, ईट, एट, ईटन, ये सारे क्या है? इररेगुलर वर्ब है। तो आपने रेगुलर वर्ब को इस तरह याद रखना है, हर वो वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ईडी आता है वो रेगुलर वर्ब है। इनके अलावा जितने भी हैं वो सारे इररेगुलर वर्ब है। नंबर 4 पे लिंकिंग वर्ब, ये मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, इज एम आर। नंबर 5 पे स्टेट वर्ब है, ये भी है इज एम आर। नंबर 6 पे रूट फॉर्म, ये जो आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है इसको रूट फॉर्म ही कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब की। सो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म है। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद सेकंड फॉर्म है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है और फिर हमारे पास फोर्थ फॉर्म है। अब ये देखें, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की 4 फॉर्म्स है। हम पहले फर्स्ट फॉर्म को बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म भी कहा जाता है। और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो इसकी एग्जांपल्स हैं गो, ड्रिंक, वॉच, स्लीप, रीड, स्टडी एंड मैनी मोर। सो ये सारी क्या है? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म की हम बात करते हैं। अब इन्हीं की जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म बताई हैं, इन्हीं को अगर आप सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करते जाएं, यानी कि अच्छा एक और चीज, जैसे फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, इसी तरह सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहा जाता है इंग्लिश ग्रामर में। और इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? इसकी एग्जांपल वही जो हमने फर्स्ट फॉर्म में जो एग्जांपल्स लिखी हैं उन्हीं को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेकंड फॉर्म में। वेंट, रेड, स्टडीड, वॉच्ड,
ran, ate and many more. यानी कि जो भी सेकंड फॉर्म में वो सारी पास्ट फॉर्म में आएगी। तीसरे नंबर पे थर्ड फॉर्म। ये जो थर्ड फॉर्म है इसको हम लोग पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। अब इसके एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म थी, वेंट सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन। रन, स्टडीड, वॉच्ड, ईटन, कम, slept, एटसेट्रा। तो ये हमारे पास थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की अगर फोर्थ फॉर्म की बात की जाए तो फोर्थ फॉर्म को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसकी अगर एग्जांपल करें तो आप वो जो आपने फर्स्ट फॉर्म की थी ना, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते जाएं, वो आपकी बनती जाएगी फोर्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल गोइंग, रनिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, स्टडीइंग, कमिंग एंड जंपिंग, और इसके अलावा मैनी मोर। सो ये सारे हमारे पास हैं forms of the verb, 4 forms हैं। So this is all about the verb and it's all types, forms, shapes, everything we have discussed about the forms of the verb, and I'm sure this would be very beneficial for all of you. So I recommend all of you to share your comments in the comment box, and definitely I suggest you to subscribe this channel as well and share this channel with your contacts so that the knowledge could be promulgated or spread. Thank you very much. Take good care and good luck.